तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड वे में हम एक एक चीज जो याद रखने वाली है, जो सिंपल पढ़ के छोड़ने वाली है, हर चीज को डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के। सबसे पहली बात आपको पता ही है कि ये पार्ट नंबर 3 में है, ठीक है। और उसके बाद इसमें आर्टिकल्स जो हैं वो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक है। दिस इज आर्टिकल नंबर, राइट। और उसके बाद ये भी आपको सबको पता है कि ये यूएसए से हमने इंस्पायर्ड है, जबकि यूएसए के बहुत शॉर्ट में लिखे हुए हैं, हमने बहुत ज्यादा डिटेल में लिखे हैं। फाइन इनफ। तो जस्टिसेबल है, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें हमको पता है। एक बात और, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 1 to 4 जो इंडिया एंड इट्स यूनियन, मतलब उसको जो चैप्टर है स्टेट्स का, यूनियन टेरिटरीज का, यूनियन का इटसेल्फ, उसमें 1 to 4 आर्टिकल्स हैं। 5 to 11 बेटा जो आर्टिकल्स हैं ये सिटीजनशिप वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 2 मतलब कि पार्ट 2, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है। और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। और पार्ट 4 में आपके पास है डीपीएसपीस, एंड पार्ट 4A में आपके पास है फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको पता है, मैंने बोला है कि ये वाले चारों तो आपको बाय हार्ट नंबर वाइज याद रहने चाहिए। सिटीजन्स वाले आर्टिकल्स को नंबर वाइज याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को नंबर बाय नंबर, इवन की क्लॉज बाय क्लॉज भी आपको याद करना है, बिल्कुल करना है। डीपीएसपीस भी आपको आर्टिकल बाय आर्टिकल याद करना है, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको आर्टिकल बाय आर्टिकल याद करनी है। एक ही आर्टिकल है बेसिकली इसमें, लेकिन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो आप याद करेंगे, ठीक है। तो ये सब याद करने वाला प्रोसीजर भी ऐसे है, आपको सबको ध्यान में रखना है। फंडामेंटल राइट्स को एक एक को कैसे समझते हैं देखते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ पहला फंडामेंटल राइट ही डिटेल में समझेंगे। आपको पता है टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद 44th अमेंडमेंट ने 44th अमेंडमेंट ने बेटा हमारा एक फंडामेंटल राइट इसमें से माइनस कर दिया, इसलिए हमारे पास आज सिर्फ 6 रह गए हैं। कौन कौन से 6 रह गए हैं, अगर एक बार के लिए हमने फटाफट देख के बोलना हो तो क्या है बेटा। सबसे पहले तो आपके पास इक्वालिटी का है, फिर आपके पास फ्रीडम्स हैं, फिर आपके पास एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वगैरह है, फिर आपके पास रिलीजन का है, फिर आपके पास बच्चे जो है कल्चरल एंड एजुकेशन का है, एंड देन आपके पास फाइनली रेमेडीज का है। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, EFERCR, EFERCR आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि 5 सबसे बड़ा नंबर होता है और 1 सबसे छोटा नंबर होता है। तो 5 इधर लिख दो, 1 इधर लिख दो, 4 2 4 2 बीच में ये लिख दो। इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट जो पहला है हमारे पास इक्वालिटी का, उसमें 5 फंडामेंटल राइट्स हैं। जो फ्रीडम वाला फंडामेंटल राइट है उसमें 4 हमारे बेटा आर्टिकल्स हैं, और इसमें सॉरी यहाँ पर भी आर्टिकल्स ही बोलना था, राइट। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन में हमारे पास 2 आर्टिकल्स हैं, और ये रिलीजन वाले में हमारे पास 4 हैं, और कल्चरल एंड एजुकेशनल वाले में हमारे पास 2 हैं, रेमेडीज वाले में 1 है। अगर गिनती करनी हो तो हमारी गिनती ये 14 से शुरू होगी, 14 से लेकर के 18 तक 5 हो गए हैं, फिर 19 से लेकर के 22 तक, फिर 23वां और 24वां यहाँ पर, फिर 25 से लेकर के 28 तक, फिर 29 और 30, एंड देन यहाँ पर 32। जो 31 है वो क्या है वगैरह वगैरह हम सब चीजें डिस्कस करेंगे, इसमें कोई आपको डरने की बात नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर हमारे पास एक डाउट आ गया है। क्या डाउट आ गया है बच्चे, कि आपने बोला फंडामेंटल राइट्स जो है वो 12 से 35 है, आप 14 से 32 तक लिखवा रहे हो, ये क्या बात हुई। तो 12वां और 13वां आर्टिकल क्या है, और यहाँ पर 33वां 34वां और 35वां आर्टिकल क्या है, ये सारी बातें बेटा हम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस लेक्चर में हम इस आर्टिकल को, इस फंडामेंटल राइट को पूरी फुल डिटेल में करेंगे। थोड़ा सा और हम जनरल चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 12 से शुरू करते हैं अपनी बात को। बेटा आर्टिकल नंबर 12 में क्या बोला गया है, आर्टिकल नंबर 12 में बेसिकली स्टेट को डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज अ स्टेट। पार्ट 3 के लिए स्टेट का क्या मतलब है ये डिफाइन किया गया है। तो इसमें अगर हम प्योर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्सचुअल में क्या लिखा है, टेक्स्ट में क्या लिखा है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट एंड जो पार्लियामेंट है। बेटा पार्लियामेंट में और गवर्नमेंट में आपको फर्क पता है ना। पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग, और गवर्नमेंट हम किसको बोलते हैं, गवर्नमेंट बेटा एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं, मतलब कि लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी।
प्लस गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो ये 4 चीजें लिखी गई हैं। बट क्योंकि इस आर्टिकल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बहसें कर ली हैं और इसका फाइनल डिसीजन जो निकाल के दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो ये है कि भैया जो स्टेट है, स्टेट का मतलब है कुछ भी एनी बॉडी बच्चे विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट और वर्किंग फॉर गवर्नमेंट, बेसिकली रिलेटेड और वर्किंग फॉर गवर्नमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा जो सेल है, जो भेल है, जो जैसे सपोज करो एसबीआई बैंक है, ठीक है, पार्लियामेंट तो आई गई, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पुलिस, ये वो, मिनिस्टर, सीएम, पीएम, ये सब तो है ही। सेल, भेल, रेलवे, एसबीआई, ये सब चीजें भी सरकार में आएंगी क्योंकि somehow they are working for government या फिर somehow they are working on the orders of government. So अगर आर्टिकल 12 में क्या बताने की कोशिश की गई है कि ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट हमने बता दिया जो है, अगर ये कुछ फंडामेंटल राइट्स को काटने वाली कुछ बात करेगी, ये कोई फंडामेंटल राइट्स को, है ना, ओवरकम करने वाली, अगेंस्ट जाकर के कुछ काम करेगी, तो हम उसको नल एंड वॉइड कर देंगे। तो कोई भी स्टेट का काम ऐसा नहीं हो सकता जो फंडामेंटल राइट्स को खराब करे। बेसिकली आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है और आर्टिकल 13 में ये बोला गया है, आर्टिकल 13 में ये बात बोली गई है कि कोई भी लॉ मेड बाय दिस स्टेट विल बी नल एंड वॉइड अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रही है। तो ये बात 13 में बोली गई है। 13 के ऊपर भी हद से ज्यादा चर्चाएं हो चुकी हैं, हद से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में बहसें हो चुकी हैं, क्योंकि लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है कि भैया ये सब कुछ है। जैसे कि सपोज कोई एक्ट पास हो जाए या कोई ऑर्डिनेंस पास हो जाए, कोई प्रेसिडेंट पास कर दे, गवर्नर पास कर दे, या कोई एक सिंपल सा घटिया सा कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही क्यों ना हो, या कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही क्यों ना हो। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? जैसे देखो पार्लियामेंट जो है वो तो कोई बच्चे लॉ बना देगी, एक्ट बना देगी, राइट, लेकिन उस एक्ट को इंप्लीमेंट कौन करेगा? नीचे के जो मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर्स के साथ कौन बैठे हैं? आईएएस ऑफिसर्स बैठे हैं, ठीक है, जो उस एक्ट को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं या फिर बाय लॉज बनाते हैं, ठीक है। हर डिपार्टमेंट के का बेटा कोई ना कोई बाय लॉ होता है, कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उनके आईएएस ऑफिसर्स जो मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस करके बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट, जिस एक्ट को वो इंप्लीमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट बना होता है, ठीक है। तो उस सब को हम क्या बोलते हैं बच्चे? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो कोई भी चीज, इवन की ये बातें तो छोड़ दो, तो लिखी हुई बातें हैं, अगर कोई कस्टम वगैरह है, जैसे सपोज करो कि हमारे हिंदुस्तान में फलाना फलाना रिवाज चलता है, इवन की अगर कस्टम भी कोई फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है, कोई लॉ जो कि इंक्लूड दिस ऑल थिंग्स, अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 13 बोलता है दैट थिंग विल बी नल एंड वॉइड। तो बेटा आपको बात समझ में आ गई, इसमें कोई अभी दो राय नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। स्टेट क्या है समझ में आ गया, लॉ क्या है समझ में आ गया, वगैरह। अब इसी बात पर जो बात हुई, क्वेश्चन उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो ये था बच्चे कि जो लॉ है, ये मतलब ये चीजें जो हैं, ये सारी ये जो चीजें हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई हैं, यस और नो? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंडमेंट करने वाला कोई बन जाए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं ना अपन कि दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन नंबर अमेंडमेंट एक्ट नंबर फलाना फलाना इस साल में पास हुआ, तो क्या ये भी एक्ट है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला, मेरी बात को समझो, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लिखा हुआ है भैया आर्टिकल नंबर 13 कि आपको कोई ऐसा लॉ नहीं बनाना है, कोई ऐसा लॉ नहीं बनाना है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। अब क्या कोई अमेंडमेंट भी नहीं करनी है? अमेंडमेंट तो इसी के अंदर है, कोई लॉ नहीं है, बात समझ लो। तो अमेंडमेंट क्या एक लॉ है या नहीं है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द आर्टिकल नंबर 13, क्या अमेंडमेंट जो एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट है, क्या वो एक लॉ है या नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोल दिया कि भैया चलो ठीक है, मान लेते हैं, बहुत जद्दोजहद के बाद बेटा सुप्रीम कोर्ट मान गई कि ठीक है यार, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये लॉ नहीं है। ध्यान से सुनना, ये लॉ नहीं है बच्चे, दिस इज नॉट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है।
ये आर्टिकल 13 की डेफिनेशंस के बाहर है। सो इट मींस बाय मेकिंग सम एक्ट, कोई नॉर्मल एक्ट के तहत तो आप फंडामेंटल राइट को खत्म नहीं कर सकते, कोई फंडामेंटल राइट को मतलब खराब नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो, उनको भी चेंज कर सकते हो, बशर्ते बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं हिलना चाहिए। जो बेसिक एलिमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के, वो नहीं खराब होने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। बच्चे मेरी बात को दोबारा से सुनना, आपको समझ में आएगी बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दीज और आर्टिकल नंबर 12 एंड 13। ठीक है जी, मेरी बात को समझ में आ गया? ओके, अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं फटाफट से। देखो, एक बार मुझे छोटा सा डिस्कशन करना है। जैसे सपोज आप, कई बार बच्चों को बेटा दिक्कत रहती है कि आर्टिकल्स याद नहीं रहते, फंडामेंटल राइट्स याद नहीं रहते, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हर एक छोटी से छोटी परेशानी को आपकी हैंडल करना है। जैसे कि देखो कैसे, देखो बेटा क्या है, क्या है, सबसे पहले इक्वालिटी, इक्वालिटी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आपको फ्रीडम याद रखना है, ठीक है। फिर आपको एक्सप्लॉयटेशन याद रखना है, ठीक है। फिर आपको बच्चे रिलीजन याद रखना है। फिर बच्चे आपको कल्चर एंड एजुकेशन याद रखना है। एंड देन फाइनली आपको रेमेडी याद रखनी है। ठीक है जी, ये हो गया EFERCR। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वालिटी की अगर बात की जाए बेटा, तो आपको समझना है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, बस इतनी सी बात है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब जब हम इसकी आर्टिकल्स की डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सिंपल आपको क्या याद रखना है फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, कि भैया ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपको बेसिकली मिलना चाहिए, दैट्स इट, राइट टू इक्वालिटी हो गया। फ्रीडम में बच्चे आपको 6 फ्रीडम्स याद रखनी है, वो भी आप याद करवाएंगे आपको, 6 फ्रीडम्स आपको याद रखनी है। एक्सप्लॉयटेशन में आपको बेटा 2 चीजें याद रखनी है। नंबर 1 कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर फंडामेंटली बैन है, ह्यूमन बींग्स की जो ट्रैफिकिंग होती है बच्चा, कि उनके पार्ट्स वगैरह निकाल के बेच देते हैं। एंड फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर। सेकंड आपको क्या है, चाइल्ड लेबर बैन की गई है, फंडामेंटल राइट्स में चाइल्ड लेबर बैन कर दी। रिलीजन में बच्चे आपको क्या करना है याद, कि प्रैक्टिस, पहले तो प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट कर सकते हैं। फिर आप कोई भी अफेयर्स अरेंज कर सकते हैं, जैसे जगराता कराते हैं आप, या दीवान कराते हैं, व्हाटसोएवर। ठीक है। फिर आप क्या करना है आपको, कि अफेयर्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि टैक्सेस हमने कभी नहीं भरने कोई रिलीजन की प्रमोशन के ऊपर। फिर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कोई रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए, ये आपको राइट दे दिया गया, आपको फ्रीडम दे दी गई बेसिकली। कल्चरल एजुकेशन में क्या है कि अगर मतलब आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज, आपकी स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह ये लॉस हो रही है, तो आप इसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर माइनॉरिटीज, इसमें दूसरी चीज क्या रखनी है कि माइनॉरिटीज अपने उसी कल्चर को बचाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बना सकती हैं, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने के लिए माइनॉरिटीज को स्पेशल से एक फंडामेंटल राइट दे दिया गया है। और रेमेडीज में आपको पता ही है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी, कोवेरेंटो वगैरह वगैरह आपको पता है। तो इस तरीके से बेटा आपको बार बार ये चीजें बोलनी है, आपको याद हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं इक्वालिटी को पढ़ने के लिए, इक्वालिटी को खोल के देखते हैं पूरा अच्छे से बच्चे। इसमें मैंने बोला आर्टिकल नंबर कौन से हैं, 14 से लेकर के 18 तक। सो आर्टिकल नंबर 14 बहुत ही सिंपली बोलता है, बहुत ही सिंपली बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए भैया। मतलब कि जो स्टेट है वो किसी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिनाई नहीं करेगी। बेटा इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है, ये आप याद रखेंगे। नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है बच्चे, क्योंकि ये लॉ को बेसिकली डिफरेंशिएशन करने से रोकती है। इट स्टॉप्स द स्टेट बेसिकली, कि तुम किसी भी बंदे के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते, एवरीबडी इज इक्वल फॉर द लॉ। जो आप लॉ बनाएंगे एवरीबडी विल बी इक्वल फॉर दैट। ये थोड़ा सा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या है भैया, कि जो इक्वल्स हैं उनको इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए लॉ की, जो अनइक्वल हैं
जैसे कोई सपोज अपाहिज है, कोई बीमार है, कोई बच्चा है, कोई लेडीज है या कोई बुढ़ा है, तो ये सब क्या है, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं। तो इनको बचाने के लिए लॉ थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजंस को ही दे सकता है। तो मतलब तभी फिर वो इक्वल आएंगे ना उनके जो अनइक्वल हैं। मेरी बात समझ गए? तो दिस इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। और एक बात आपको क्या याद रखनी है, दिस इज अमेरिकन कॉन्सेप्ट एंड दिस इज ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। एक बात और याद रख लेना कि ये जो ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट है बेटा, ये इसको डिस्कवर करने वाला एवी डाइसी है, या इन्वेंट करने वाला बोल लो। एवी डाइसी नाम का एक बंदा है, पॉलिटिशियन है वगैरह वगैरह, उनका पुराना, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को इजाद किया है। सिंपल बात हो गई। इस पे कोई बहुत ज्यादा बहस नहीं हुई और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसको इजीली एक्सेप्ट कर लिया गया। देन देयर कम्स बेटा आर्टिकल नंबर 15। मेरी एक बात समझ लो पहले, आगे बढ़ने से पहले। 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 आर्टिकल्स हैं इक्वालिटी में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा समझने में थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं बड़ी चीज है, वो आर्टिकल नंबर 15 है और आर्टिकल नंबर 16 है। 14, 17 और 18 ये तीनों तो बहुत सिंपल है, एक एक लाइन के हैं। 15वें और 16वां आपके चक्के छुड़ा देंगे, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इत्मीनान से समझना है। क्या है बेटा कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन ग्राउंड्स ऑफ व्हाट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। डिटेल में समझते हैं, ये तो एक हेडिंग होती है। इसका क्लॉज नंबर 1 क्या बोलता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ को छोड़ के, मतलब आप किसी के ऊपर, किसी दूसरे मतलब क्राइटेरिया के ऊपर तो डिफरेंशिएशन कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इन बेसिस के ऊपर, सिर्फ इन बेसिस के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन कभी भी दो बंदों के बीच में नहीं कर सकते, किसी भी और एक बात और, अगेंस्ट एनी सिटीजन। तो बेटा ये आर्टिकल नंबर 15 जो है सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, और सिटीजन्स के बीच में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इन ग्राउंड्स के ऊपर। मेरी बात को समझ गए? ध्यान में रखना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, तो 5 इसमें आपके ये जो है चीजें आपको याद रखनी है। इसका क्लॉज नंबर 2 पढ़ते हैं। क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है कि फिर से वही बात, कुछ नहीं है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, करना है इन चीजों के ऊपर, सिर्फ किस चीज में, कि कोई शॉप खोले या शॉप में कोई जा सके, पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल है, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट है, वेल टैंक, पब्लिक घाट्स, रोड्स वगैरह वगैरह, इन सब चीजों पर जाने के लिए आप किसी के ऊपर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्लॉज नंबर 2 ये बोलता है बहुत सिंपली। थर्ड क्या बोलता है कि भैया विमेन और चिल्ड्रन के लिए अगर कोई स्पेशल प्रोविजंस, एनी स्पेशल प्रोविजंस हमें करने पड़े स्टेट को, तो उसके लिए आप ये मत बोलना कि आप तो इक्वल नहीं कर रहे हो। विमेन और चिल्ड्रन को तो स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया, जो बाकी सारी जनता है उसके लिए आपने भेदभाव कर दिया, तो यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को आपने अनुमति दे दी, कॉन्स्टिट्यूशन ने अनुमति दे दी कि 15वां आर्टिकल क्लॉज नंबर 3 ये बोलता है कि विमेन एंड चिल्ड्रन को लेकर के स्पेशल प्रोविजंस दिए जा सकते हैं। सिमिलरली बेटा क्लॉज नंबर 4 बोलता है कि एनी सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स, इनको भी स्पेशल प्रोविजंस दिए जा सकते हैं। आर्टिकल 15वां का क्लॉज 1 उसके ऊपर अड़िंगा नहीं बनेगा, ठीक है? तो डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। बेटा यहाँ पर बोला है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, मतलब कि 15वां आर्टिकल एंड और इन क्लॉज नंबर 2 ऑफ आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में क्या लिखा है बच्चा? 29 क्लॉज 2 में लिखा है कि भैया आप किसी भी तरीके से अपनी मतलब कि आपको भेदभाव नहीं बेसिकली मिलेगा, ठीक है? किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं मिलेगा अगर आप अपनी किसी जैसे लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर वगैरह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो, ठीक है बच्चे? तो वो भी आपके इसमें बीच में नहीं आएगा, ये वाला आर्टिकल भी बीच में नहीं आएगा। तो बेसिकली सिंपली कहने का मतलब क्या है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और एससी एंड एसटी की हेल्प करने के लिए आप उनको कोई भी तरीके के प्रोविजंस दे सकते हैं। स्टेट को इस चीज से कोई भी नहीं रोक सकता। क्लॉज नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अमेंडमेंट करके डाला गया है, 93rd अमेंडमेंट 2005 करके डाला गया है। इसमें क्या बोला गया? सिंपल वही बात ऊपर वाली रिपीट कर दी गई कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सबको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दाखिला दिलाने के लिए अगर सरकार कोई एक्स्ट्रा प्रयास कर रही है, कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस दे रही है, तो सर यू कैन नॉट से कि आप भेदभाव कर रहे हैं, चाहे वो एडेड हो, चाहे वो अनएडेड हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो। बात समझ रहे हो? हाँ,
आप एक चीज नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं बेटा, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने के लिए आपको आर्टिकल नंबर 30 अलाउ करता है, आर्टिकल नंबर 30 अलाउ करता है, उसका यहाँ पे लिखा भी है क्लॉज 1 उसका अलाउ करता है। तो उसके अंतर्गत अगर कोई माइनॉरिटी ने अपना कल्चर बचाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल रखे हैं, तो उसमें आप नहीं कह सकते कि एससी एसटी और सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड सेक्शंस को एडमिशन दिलवा दो भैया, सरकार कह रही है, नो, उसमें नहीं। बाकी प्राइवेट हो, अनएडेड हो, एडेड हो, पब्लिक हो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है जी, ये क्लॉज नंबर 5 है बच्चे। एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर कई बच्चे पूछ लेते हैं मेरे से कि जब सर यहाँ पर लिख ही दिया कि सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड सेक्शन एससी एसटी के आगे बढ़ने के लिए हम कोई भी प्रावधान कर सकते हैं, एनी स्पेशल प्रोविजंस, तो यहाँ पर एजुकेशन वाले को मेंशन करने के लिए क्यों जरूरत पड़ी बेटा? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि उस वक्त, जिस वक्त ये बनाया गया था 2005 में, उस वक्त क्या हो रहा था कि पब्लिक स्कूल्स में, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तो इन सब के लिए रिजर्वेशंस ठीक ठाक थी और सीट्स भी अच्छी खासी थी, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ये बहुत ज्यादा अच्छे से प्रमोट नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए इन्होंने उठा करके नया सेक्शन क्लॉज डाल दिया कि प्राइवेट के लिए भी भैया आप नहीं रोक सकते हैं, प्राइवेट वालों को भी करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई इन्होंने क्लॉज नंबर 5 डाला। सो क्लॉज नंबर 6 देखते हैं। क्लॉज नंबर 6 अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बोला गया है कि 19th का क्लॉज 1 का जी, क्लॉज 1 का जी बेटा क्या बोलता है कि आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, आपको प्रोफेशन करने की फ्रीडम है और उसमें कोई भी भेदभाव वगैरह वगैरह नहीं होगा। 19 आर्टिकल 2 फिर से वही बात है जो मैंने अभी ऊपर की कि आपको अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर वगैरह वगैरह या कोई भी अपना कल्चर बचाने के लिए कोई नहीं रोकेगा, आपके पास राइट है कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसको बचाने के लिए वगैरह वगैरह। तो ये बोल रहे हैं कि ये वाले क्लॉज, हम ये आर्टिकल्स वगैरह हमें स्टेट को इस बात से नहीं रोक सकते कि वो कोई स्पेशल प्रोविजन अरेंज करे, किसके लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। कौन सा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन? वो वाला इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन बच्चे जो क्लॉज नंबर 4 और 5 में नहीं आया है। क्लॉज नंबर 4 और 5 में बेटा कौन कौन आया है? क्लॉज नंबर 4 में आया है एससी बीसी एससी एसटी, और उसी तरह यहाँ पर भी एससी बीसी एससी एसटी ये वाले आए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लिख देते हैं जो एससी नहीं है, जो एसटी नहीं है, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन से नहीं है, जो इधर 4 और 5 में मेंशन थे, बेसिकली ना एससी ना एसटी ना ओबीसी इसके तहत वो नहीं आते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी बच गई बेसिकली। तो जनरल कैटेगरी का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए हम स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 6 सब क्लॉज ए बोलता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपको याद रखनी है चीजें। और उसके बाद क्या बोलते हैं ये कि फिर वही बात कि यहाँ पर बोला स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं, यहाँ पर बोला कि हम उनके लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो क्लॉज 4 और 5 में नहीं आते हैं उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई भी एडमिशन के लिए वगैरह वगैरह कर सकते हैं, चाहे एडेड हो चाहे अनएडेड हो। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी कर सकते हैं, हाँ मिनॉरिटी में नहीं कर सकते। सेम बात वही लिखी है। ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी बेटा अमेंडमेंट? क्लॉज 6 कब डाला गया था? 103rd अमेंडमेंट 2019। तो मोदी सरकार ने बेसिकली यहाँ पर क्या था बच्चे, ईडब्ल्यूएस को 10% की रिजर्वेशन दिलवा दी गई थी। यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ईडब्ल्यूएस को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा, कि हु विल बी द ईडब्ल्यूएस? तो इसके लिए बेटा इन्होंने आगे लिख दिया है, एक्सप्लेनेशन कर दी है कि फॉर दिस पर्पस, आर्टिकल 16 के इस पर्पस के लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कौन होगा? शैल बी सच एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम। फैमिली इनकम के ऊपर या उसके अदर इंडिकेटर्स के ऊपर जो इकोनॉमिक के होते हैं वगैरह वगैरह, उसके ऊपर हम बताया करेंगे कि हु विल बी द ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इसमें जैसे क्या है कि 5 एकड़ से ज्यादा आपके पास अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो नहीं होगा, 100 गज का घर है उस म्यूनिसिपैलिटीज में, अगर 200 गज का घर है तो उसमें ऐसे। ठीक है, इस तरीके से बच्चे 2-3 इसमें 4-5 इसमें प्रोविजंस हैं, वी विल डिस्कस समडे एल्स। तो एक बार आप समझ गए हैं आर्टिकल 15 क्या बोलता है। आर्टिकल 15 को एक बार मैं फिर से सम अप कर देता हूं बच्चे। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 चीजों के ऊपर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पहले तो स्टेट बोलता है कि भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसके बाद वो बोलता है कि भैया इनके ऊपर आप भेदभाव यहाँ पर जाने के लिए भी नहीं कर सकते। तो ये जाने वाला बेटा फिर से इन्होंने स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया क्योंकि इंडिया में बहुत प्रॉब्लम थी। एनी हाउ, तो क्लॉज 3 से ये क्या करने लग गए, एक्सेप्शन देने लग गए। पहले इन्होंने दी वीमेन और चिल्ड्रन को, फिर इन्होंने चौथे आर्टिकल में, चौथे क्लॉज में दी सोशल एजुकेशन बैकवर्ड सेक्शन एससी बीसी एससी एसटी को बेटा एक्सेप्शन दी एनी स्पेशल प्रोविजन के लिए। फिर एससी बीसी और एससी एसटी को स्पेशल प्रोविजन दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। फिर बेटा इन्होंने ईडब्ल्यूएस को दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए और स्पेशल प्रोविजंस के लिए। मेरी बात समझ गए आप?
उसके जो ईडब्ल्यूएस के लिए था उसको क्लॉज में सब क्लॉज डाल दिए, और 6 सब क्लॉज है, ए और बी उसके सब क्लॉज। इतनी बात मेरे ख्याल से आप समझ गए, आप याद भी रखेंगे। आर्टिकल 15 वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे शायद एक मूवी भी बनी थी, अब उसको भी देख सकते हैं, बड़ी अच्छी लगेगी आपको। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेटा इस इक्वालिटी वाले राइट में, आर्टिकल नंबर 16। ये क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बेसिकली अपॉर्चुनिटी से याद रखेंगे तो पहला क्लॉज क्या है? देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस। अगेन बेटा आर्टिकल 16 जो है वो सिर्फ सिटीजंस के लिए अवेलेबल है, इन मैटर्स ऑफ व्हाट? एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस वगैरह अंडर द स्टेट। ठीक है जी भैया, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी के लिए सब सिटीजंस को इक्वालिटी देनी है, कोई चक्कर नहीं है। सेकंड क्लॉज क्या बोलता है? कि किसी सिटीजंस के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ मेरे बच्चे आप भेदभाव नहीं कर सकते। किसके ऊपर? वही अगेन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें डिसेंट एंड रेजिडेंस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस बेटा एक नया एक्सेप्शन ऐड कर दिया गया कि आप इनके ऊपर भी भेदभाव नहीं कर सकते, वाइल प्रमोटिंग, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, वाइल गिविंग सम एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। मेरी बात आप समझ गए? उसके बाद पहले बोल दिया कि भेदभाव नहीं करना इन सब चीजों के ऊपर, उसके बाद क्लॉज नंबर 3 से क्या बोलने लग जाएंगे? देखो फर्स्ट में क्या बोला बेटा कि सब सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वालिटी देनी है। सेकंड क्लॉज में क्या बोला कि इन सिर्फ इनके ऊपर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है एम्प्लॉयमेंट के लिए। थर्ड में क्या बोला कि पार्लियामेंट चाहे तो रेजिडेंस को बना सकती है रिक्वायरमेंट। पार्लियामेंट ऑब्वियसली बाय लॉ बनाएगी अपनी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में वगैरह वगैरह, वो रेजिडेंस को एक अपनी रिक्वायरमेंट बना सकती है, क्योंकि कई बार किसी काम में रेजिडेंस जरूरत होती है। क्लॉज नंबर 4 में क्या बोलते हैं कि एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को बेटा ये रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है, जिनको एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया गया है इन द सर्विस अंडर द स्टेट। तो बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे दी। पहले क्या किया? रेजिडेंस के लिए अलाउड करवा लिया, फिर रिजर्वेशन के लिए अलाउड करवा लिया। फिर यहाँ पर बेटा आर्टिकल नंबर 4 में क्या था? यहाँ पर सॉरी आर्टिकल बोल रहा हूँ, क्लॉज नंबर 4 में क्या था कि आप किसी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को रिजर्वेशन दिलवा सकते हैं। तो इसका मतलब रिजर्वेशन दिलवा सकते हैं मतलब क्या? कि जॉब लेने के लिए रिजर्वेशन दिलवा सकते हैं, सपोज स्टेट के अंदर अपॉर्चुनिटी के अंदर हम कर रहे हैं ना ये अपॉर्चुनिटी वाला तो अच्छा ठीक है भैया रिजर्वेशन दिला देंगे, लेकिन क्या उसके बाद प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला बिल्कुल नहीं। मंडल केस में, इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला बच्चे कि प्रमोशन में कभी भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में 85वीं अमेंडमेंट करके बोल दिया कि नहीं भैया कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी मिलेगी। मतलब कि बेसिकली सिंपल समझने का मतलब समझ लो कि आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज नंबर 4A विच वाज एडेड बाय 85th अमेंडमेंट 2001, उसमें बोला गया है कि सीनियरिटी में भी, कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगी। ठीक है। 4B में क्या बोल दिया? 4B में क्या बोल दिया कि सपोज इस बार 100 थी, इस बार 100 सीट्स आई कि जॉब में 100 सीट्स अवेलेबल हैं, इसमें से सपोज करो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देनी, तो 50% सीट्स रिजर्व हो गई, 50% सीट्स अनरिजर्व्ड हैं, जनरल के लिए अवेलेबल हैं सपोज एक तरीके से, राइट। लेकिन अब क्या हुआ? SC BC वालों ने सपोज करो 40 बंदे ही की सीट ही भरी, 10 बंदे की सीट खाली पड़ी है, तो अगली बार क्या होता था कि ठीक है यार वो लैप्स कर जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे आके बोला मंडल केस में कि जो ये कैरी फॉरवर्ड रूल है कि पिछले 10 भी इस साल इंक्लूड की जाएंगी तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले साल सपोज करो 200 सीट्स अवेलेबल हो गई अगले साल, तो अगले साल भी 50% वाला जो टारगेट मतलब क्राइटेरिया है वो नहीं टूटना चाहिए, ये 10 को इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बात इनको बुरी लग गई, तो फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बेटा 81st अमेंडमेंट 2000 में अमेंडमेंट करके 4B डाला, और इसमें बोला कि इस आर्टिकल में कोई भी चीज स्टेट को इस बात से नहीं रोक सकती कि जो रिजर्वेशंस की वैकेंसीज हैं, रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं, उसको एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज माना जाए, अनफिल्ड वैकेंसीज को सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज माना जाए, ना कि उसी के अंदर, और उसको सक्सेडिंग ईयर्स में कंप्लीट किया जाए, चाहे सीलिंग टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 50 साल की 50% वाली सीलिंग टूट जाए। ठीक है, इसको जो ये जो वैकेंसीज हैं जो पिछले से चलती आ रही हैं, इनको इस साल के 50% में काउंट नहीं किया जाएगा, वो डिफरेंटली काउंट होंगी। ये बात आर्टिकल 16 क्लॉज 4B में बोल दी गई है। ठीक है मेरे बच्चे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5वां क्लॉज इसमें क्या बोलता है
कि किसी भी रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए अगर उस रिलीजन का आदमी ही हमने चूज करना है, तो यहाँ पर भी जो ऊपर बोला ना कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। सपोज किसी मंदिर में बच्चे पंडित की रिक्रूटमेंट खाली है जो उस मंदिर को चलाएगा, ठीक है, और आपने क्या कहा कि भैया चलो नॉमिनेशन पेपर्स भर दो, जो जो बंदा रिक्रूट होना चाहता है इंटरव्यू दे देगा और हम उसको कंसिडर कर लेंगे। और यहाँ पर सपोज करो मुसलमान आ गए या सिख आ गए, तो वो आके अपना पेपर भर रहे हैं कि पंडित हम बन जाते हैं, तो भैया कैसे चलेगा। तो किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए आपको स्टेट के पास चांस है 16वां आर्टिकल 5वां क्लॉज में, ये बड़ा हमारे पास चांस है कि हम रिलीजियस डिनोमिनेशन का आदमी ही वहां पर रिक्रूट करेंगे। इवन कि यहाँ पर गवर्निंग बॉडी जो होती है, जैसे बेटा आप समझ लें किसी भी मंदिर में एक पंडित होता है और इस पंडित के अलावा एक कमेटी होती है कुछ 5-10 बंदों की, कितने भी बंदे रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उनका एक प्रधान होता है, ठीक है। तो वो मंदिर की कलेक्शंस वगैरह वगैरह फेस्टिवल्स के ऊपर होने वाला खर्चा उसको चलाते हैं, लेकिन पंडित जो है वो पूजा वगैरह करता है, तो वो डिफरेंट चीज है, राइट। तो गवर्निंग बॉडी में भी आप किसी दूसरे अधर्म के बंदे को नहीं अगर आने देना चाहते, तो यहाँ पर वो भी स्टेट को उस चीज को करने से भी नहीं रोक सकते आप, कि आपको कि गवर्निंग बॉडी में तो यार एरिया के सारे बंदे आ ही सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, तो उसी धर्म के बंदे ही हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लॉज नंबर 6 में क्या है बेटा कि एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, फिर से वही बात, उसको अगर 10% की रिजर्वेशन हम दे रहे हैं तो भी कोई उनमें चक्कर नहीं है। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी देनी थी ना, तो यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी एक्सेप्शन दे दी, तो जो भी बेटा सरकार चाहती है वो उसको एक्सेप्शन में कर लेती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस वाज योर आर्टिकल नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 16 में क्या बोला? नंबर 1, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको इक्वालिटी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आर्टिकल 16 ये बोलता है। उसके बाद वो बोलता है कि भैया रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस इसमें ऐड कर दिया गया है, याद रखेंगे आप। उसके बाद वो ये इन्हीं सब एक्सेप्ट जो आप जिसके ऊपर भेदभाव नहीं करना है उसी सबको तोड़ता है। वो बोलता है कि पार्लियामेंट चाहे तो भैया लॉ बना करके रेजिडेंस को बना सकता है, ये क्लॉज नंबर 3 में है, ठीक है। पहले क्लॉज में क्या था कि सब सिटीजन इक्वल होंगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, दूसरे क्लॉज में क्या था कि इन चीजों के ऊपर भेदभाव नहीं करना है, और तीसरे क्लॉज में से वो एक्सेप्शन देना शुरू करता है कि पार्लियामेंट कोई भी भेदभाव रेजिडेंस को लेकर के कर सकता है। उसके बाद वो बोलता है कि पार्लियामेंट बैकवर्ड क्लासेस को लेकर के कोई भी भेदभाव कर सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है। उसके बाद वो बोलता है उसी के अंदर ए और बी सब क्लॉजेज में बोलता है कि भैया सीनियोरिटी में भी करेंगे और पिछली कैरी फॉरवर्ड रूल वाले में भी करेंगे। तो ये क्या है? सीनियोरिटी, और ये क्या है? कैरी फॉरवर्ड रूल। ऐसे याद रखेंगे सिंगल वर्ड से, तभी जिस निकलेगा चीज का। 5वें बेटा सब क्लॉज में वो क्या बोलता है कि भैया किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन में भी हम कर सकते हैं, फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी कर सकते हैं। तो देखो रिलीजन के ऊपर हमने करवा दिया, ठीक है, उसके बाद हमने प्लेस ऑफ रेजिडेंस के ऊपर करवा दिया, ठीक है, सेक्स के ऊपर करवा दिया। सेक्स के ऊपर बेसिकली इस तरीके से हो गया कि विमेन को भी रिजर्वेशन आजकल बेटा मिलने लग गई है, लेकिन ठीक है वो इसमें नहीं लिखी गई है, ठीक है। और कास्ट वगैरह के ऊपर भी हमने करवा दिया, क्योंकि SC ST ये सब हम कास्ट के ऊपर ही चलते हैं, ठीक है। तो हम जिसके ऊपर भी चाहते हैं तो हम वो बेसिकली उसको इस तरीके से एक्सेप्शन बना के क्लॉज में ऐड कर देते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। आपको याद रहेगा, आई होप, इसको एक बार फिर से पढ़िएगा, ठीक है। मैं साथ में इसके अंदर PDF भी जो है वो अपलोड करूंगा इस बार, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं जब मर्जी इसको प्रॉपरली। उसके बाद 17 और 18 आर्टिकल बेटा बहुत सिंपल है। 17 क्या बोलता है कि अनटचेबिलिटी नहीं करनी है, ठीक है भैया, नहीं करेंगे। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड इन इट्स प्रैक्टिस एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। अगर कोई करता है अनटचेबिलिटी तो बहुत बड़ा वो ऑफेंस हो जाएगा, पनिशेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। इसमें एक चीज आप ध्यान में रखें कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में जब ये डिस्कस हो रहा था तो उन्होंने कहा, एक बंदे ने कहा कि भाई अनटचेबिलिटी को डिफाइन तो कर दो कि व्हाट इज अनटचेबिलिटी। तब जाकर के फिर रिप्लाई वगैरह किया सबने कि नहीं यार, अनटचेबिलिटी डिफाइन नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कोई एक प्रैक्टिस नहीं है कि ये नहीं करना है या ये करना है। बेसिकली ये एक सोच है, ठीक है, कि हमने उस फलानी जात के आदमी को अपने घर नहीं आने देना है, या फलानी जात के आदमी के खाना नहीं खाना है, या उसको अपना खाना नहीं देना है, या उसको टच नहीं करना है वगैरह वगैरह। तो ये एक सोच है जिसको बैन करते हैं हम, जिसको हम अबॉलिश करते हैं, जिस सोच के शिकार होने पर आदमी सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के न्याय ले सकता है, अगर वो प्रूव कर पाए किसी हिसाब से कि वो अनटचेबिलिटी का शिकार हुआ है, ठीक है। तो वगैरह वगैरह, ये सोच है ना कि कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस, कोई पर्टिकुलर वे ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं होता है, राइट।
18th आर्टिकल बोलता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि भैया टाइटल्स वगैरह अगर हम रखेंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी। जैसे पहले टाइम पे होते थे राजा वगैरह, महाराजा, राजाधिराज, ठीक है, एंड वगैरह वगैरह से बहुत सारे टाइटल होते हैं। तो ये सारे टाइटल्स बंद कर दिए हैं, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस इसमें आप रख सकते हैं, ये स्टेट जो देगी तो वो रख सकते हैं। कोई भी सिटीजन जो है वो बेटा फॉरेन स्टेट से भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कोई टाइटल। कोई भी पर्सन जो यहाँ का सिटीजन नहीं है पर वो यहाँ पर कोई ना कोई मतलब कि एम्बेसी में या मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई काम करता है, वो बाहर से कोई फॉरेन स्टेट से टाइटल भी नहीं ले सकता है जब तक कि वो प्रेसिडेंट से असेंट नहीं लेता है। कंसेंट ले ले प्रेसिडेंट से कि भैया मैं ले लूं तो वो ले सकता है। तो मतलब कि इंडिया में जो काम करेगा वो बिना टाइटल के जिएगा, बात खत्म। प्रेसिडेंट के साथ बनती है तो बात अलग है। कोई भी पर्सन फिर बोलता है आगे से बेटा ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होल्ड करता हो, ट्रस्ट होल्ड करता हो स्टेट के अंडर, वो भी विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट किसी भी फॉरेन स्टेट से भी नहीं लेंगे जो बाहर काम। तो यहाँ पर क्या था कि वो बाहर का आदमी अगर यहाँ काम करता है, यहाँ पर क्या है कि यहीं का आदमी अगर किसी यहाँ के आदमी को ही कोई बाहर वाला बंदा देना चाहे तब भी उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर सिंपल बोला है कि कोई भी सिटीजन कोई भी टाइटल नहीं लेगा। जैसे सपोज मैं ही दे दूं तो किसी को, तो वो नहीं ले सकता वगैरह वगैरह। और यहाँ पर कोई टाइटल अगर आपको मिला हुआ है तो वो आपको छोड़ने हैं वगैरह वगैरह, अकेडमिक और मिलिट्री को छोड़ करके। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेटा इक्वालिटी। इक्वालिटी का जो आर्टिकल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत जगह यूज करेंगे। मैं फिर से एक बार बहुत बोल देता हूँ, 14, 15, 16, 17 और 18 बेटा इसमें जो 15वां और 16वां है ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और वास्ट है। जितनी भी रिजर्वेशंस वगैरह दी गई हैं वो 15वें और 16वें के अंदर जो क्लॉजेज हैं उन्हीं के तहत दी गई है, ठीक है। जो प्रमोशंस वगैरह की में दी गई हैं वगैरह वगैरह आपको याद भी हो जाएंगे अब। जैसे 16(4)A ये सीनियोरिटी का देता है, कॉन्सिक्यूशनल सीनियोरिटी का। 16(4)B ये कैरी फॉरवर्ड रूल वाला आपको बताता है। तो वगैरह वगैरह इस तरीके से आपको याद रहने लग जाएंगे जब आप रीड करेंगे बार बार। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें और इस लेक्चर को देखें। आपको मैं श्योर करता हूं कि आप अच्छे से याद रख पाएंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस साइड। थैंक यू सो मच रॉबिन गोयल, राघवेंद्र गोयल फ्रॉम दिस साइड। थैंक यू सो मच। दिस इज राघवेंद्र साइनिंग ऑफ। थैंक यू।